इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के लाभ के लिए ऐसा कुछ बताया है जो सैकड़ों केसेस को छानने के बाद भी किसी एक आध केस में ही मिलता है। इस विषय में इतनी अज्ञानता फैली हुई है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स द्वारा भी आमतौर से गलती कर दी जाती है और आरोपी को सजा सुना दी जाती है। वर्तमान केस में सुप्रीम कोर्ट से पहले सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने वही गलती की थी और आरोपी को सजा सुना दी थी। इसलिए इस कानून पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कानून की स्थिति स्पष्ट की है वे इस प्रकार हैं। पहला, सर्कमस्टांशियल एविडेंस के द्वारा आरोप को कैसे सिद्ध किया जा सकता है। दूसरा, सेक्शन 106 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत आरोपी की क्या जिम्मेदारी होती है। तीसरा पॉइंट है, यदि पूरा प्रोसिक्यूशन एविडेंस आरोपी के द्वारा छिन्न भिन्न किया जा चुका हो तो क्या आरोप सिद्ध करने के लिए डिफेंस एविडेंस पर भी ध्यान दिया जा सकता है। लास्ट पॉइंट है, यदि आरोपी जो भी लाइन ऑफ डिफेंस लेता है और उसे वह सिद्ध न कर पाता हो तो ऐसे में उसकी डिफेंस पर कुल मिलाकर क्या फर्क पड़ जाता है। जब आपके ऊपर झूठा आरोप लगता है और मुकदमा चलाया जाता है तो आप उस झूठे आरोप से बचने के लिए एक लाइन ऑफ डिफेंस लेते हैं। अब यदि कल को वह लाइन ऑफ डिफेंस झूठ साबित हो जाए तो कोर्ट आपके साथ क्या बर्ताव करेगा। यदि एक FIR दर्ज करवाई गई हो कि घर में आग लग गई है और उसमें जल जाने से आरोपी की पत्नी की मृत्यु हो गई है, परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार आरोपी की पत्नी की मृत्यु का कारण दम घुटना रहा हो तो आपकी कानूनी स्थिति क्या होगी। ऐसा ही कुछ बिहार के नगेंद्र शाह के साथ हुआ। किसी महेश शाह ने सूचना दी कि 18 नवंबर 2011 को आरोपी की पत्नी की घर में लगी आग के कारण मृत्यु हो गई है। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम करवाया तो PW9 डॉक्टर ने PM रिपोर्ट में बताया कि मृत्यु का कारण एस्फिक्सिया ड्यू टू प्रेशर अराउंड नेक बाय हैंड एंड ब्लंट सब्सटेंस, हाथों तथा कुंद वस्तु के द्वारा गर्दन को दबाकर दम घुटना है। पुलिस ने 25 अगस्त 2012 को आरोपी के खिलाफ हत्या तथा सबूत मिटाने का केस सेक्शन 302 IPC के तहत दर्ज कर लिया। केस का नाम है नगेंद्र शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, क्रिमिनल अपील नंबर 1903 ऑफ 2019 और इसका डेट ऑफ डिसीजन है 14 सितंबर 2022, यानी कि अभी कुछ दिन पहले। इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है, जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें। पहला पॉइंट जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया वह था सर्कमस्टांशियल एविडेंस का। किसी आरोपी के विरुद्ध सर्कमस्टांशियल एविडेंस के द्वारा आरोप को कैसे सिद्ध किया जाता है और इसकी कानूनी अनिवार्यताएं क्या हैं, यह सुप्रीम कोर्ट ने बताया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय शरद बिरदी चंद सारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 4 SCC 116 को फॉलो किया। उन्होंने कहा कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर विश्वास करने के लिए कुछ जरूरी शर्तें होती हैं और वे शर्तें इस प्रकार से हैं। पहली बात, जिन परिस्थितियों से आरोपी का दोष साबित होता हो वे पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए। यहाँ पर कोर्ट ने मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड का प्रयोग किया, मे बी एस्टैब्लिश्ड का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा आरोपी को अवश्य दोषी सिद्ध किया जाना चाहिए और ऐसा नहीं कि दोषी हो ही सकता हो, इस वाली बात से काम चला लिया जाए। दूसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन तथ्यों को सिद्ध किया जाए उनसे केवल आरोपी के दोषी होने की बात ही साबित होती हो, अर्थात उन तथ्यों से आरोपी के दोष के अलावा कुछ और बात सिद्ध न होती हो। तीसरी बात कोर्ट ने कही, जो तथ्य साबित हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, उनके अलावा आरोपी के दोष सिद्ध होने के लिए किसी और तथ्य की कोई आवश्यकता न हो। चौथी बात उन्होंने कही, जो तथ्य सिद्ध हुए हैं उनसे आरोपी के दोष के अलावा कुछ और बात साबित ना होती हो। और पांचवी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि यह जो चेन ऑफ एविडेंस है या साक्ष्य श्रृंखला है वह इतनी पूर्ण हो कि किसी भी प्रकार का संदेह का कोई आधार न बचा हो।
जिससे यह लगे कि आरोपी निरपराध है या आरोप लगाया गया है वह निराधार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि ये 5 बातें, जिन्हें हम न्यायिक पंचशील भी कह सकते हैं, पूरी होती हो तो उस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर यकीन करके आरोपी को सजा दी जा सकती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट था कि सेक्शन 106 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत आरोपी की क्या जिम्मेदारी होती है। सेक्शन 106 इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की जानकारी में कोई विशिष्ट तथ्य होता है तो उसे साबित करने की जिम्मेदारी भी उसी व्यक्ति की होती है। जैसे इस केस में मृतका पत्नी कैसे मरी, यह आरोपी पति की जानकारी में शामिल तथ्य था, अतः यह उसको ही साबित करना था कि वह कैसे मरी है। और पति कहता है कि वह जलने से मरी है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार वह गला दबाने से मरी पाई गई। तो क्या पति को सेक्शन 106 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत अपनी सफाई साबित न करने के आधार पर दोषी माना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। क्रिमिनल केस के दौरान हमेशा से प्रोसिक्यूशन का बर्डन होता है कि वह आरोपी का दोष साबित करे, और यहाँ भी प्रोसिक्यूशन का बर्डन ही यह बात रहने वाली है। यह बर्डन कभी भी आरोपी पर शिफ्ट नहीं होगा। यही इंडियन क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का नियम है। इस नियम को बदला नहीं जाएगा। अगला पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ विचार किया वह था कि क्या डिफेंस एविडेंस या लाइन ऑफ डिफेंस की असफलता से आरोपी का कुछ अहित होता है। यदि आरोपी अपना डिफेंस एविडेंस न ला पाए और ला पाए तो उसे सिद्ध न कर पाए या उसकी लाइन ऑफ डिफेंस असत्य साबित हो जाए तो क्या आरोपी को दोषी माना जाएगा? जैसे इस केस में आरोपी की लाइन ऑफ डिफेंस थी कि पत्नी की मृत्यु जलने से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साबित किया कि उसे तो गला दबाकर मारा गया था। तो क्या ऐसे में आरोपी को झूठ बोलने पर पत्नी की हत्या का दोषी माना जाएगा? पति की लाइन ऑफ डिफेंस झूठी साबित होने पर सेशंस कोर्ट ने उसे दोषी मानकर सजा सुना दी थी। उसके बाद हाई कोर्ट ने उस सजा को कंफर्म कर दिया था। यानी कि सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का कहना था कि यदि उसकी लाइन ऑफ डिफेंस चूक गई है तो हम मानेंगे कि उसी ही ने गलती की थी, उसी ने अपराध किया था। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों गलत थे। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की योजना में आरोपी को कुछ भी सिद्ध नहीं करना होता है। सारा बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा ही प्रोसिक्यूशन का होता है। यदि आरोपी के ऊपर कोई बर्डन ऑफ प्रूफ है भी, यदि आरोपी के ऊपर कोई बर्डन ऑफ प्रूफ है ही नहीं, तो उसके झूठ सच से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आरोपी की लाइन ऑफ डिफेंस तथा डिफेंस एविडेंस दोनों का ही अर्थ यह है कि यदि प्रोसिक्यूशन आरोपी के खिलाफ कुछ साबित करने में सफल रहता है तो आरोपी अपने डिफेंस एविडेंस को लाकर प्रोसिक्यूशन की बातों को डिस्प्रूव करने की कोशिश कर सकता है। आरोपी का काम केवल डिफेंसिव है, इससे ज्यादा उसे कुछ भी नहीं करना है। दोष सिद्धि हमेशा प्रोसिक्यूशन का काम है और यह उसी ही को करना है। इसलिए डिफेंस एविडेंस यदि फेल भी हो जाए और लाइन ऑफ डिफेंस यदि चूक भी जाए तो उसके कारण आरोपी का कुछ अहित होने वाला नहीं है। जो भी होगा वह प्रोसिक्यूशन एविडेंस के साबित होने से होगा और उसी के बल पर होगा। यदि प्रोसिक्यूशन एविडेंस कुछ साबित नहीं कर पाता है तो आरोपी का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। इस केस में भी यह प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना था कि पत्नी की मृत्यु कैसे हुई और इसमें आरोपी का दोष कितना है। यह आरोपी की जिम्मेदारी नहीं थी कि वह खुद को निर्दोष साबित करे। आप फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स हो या यंग एडवोकेट कॉलीग्स हो, हम अपनी डिस्टेंस एडवोकेसी के द्वारा आपको कोर्ट केसेस में सही रास्ता दिखा सकते हैं। आपके क्रॉस एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन, फाइलिंग आदि को तैयार कर सकते हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, FSL एक्सपर्ट्स, DNA रिपोर्ट्स आदि का रहस्य खोल सकते हैं। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 91, 207 या 311 CRPC के लिए आपको रास्ता दिखा सकते हैं। हमारी हर एक वीडियो में आपके लिए कोई न कोई सफलता का सूत्र छिपा हुआ है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.indianlegalsystem.org पर जाकर आप अपनी सरल भाषा में यह सब जानकारी पा सकते हैं। हमसे व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करें, मेंबरशिप लें और सहायता पाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्रणाम।